स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसी खास खबर की जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 5 राज्य यानी कि 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, तारीखों का ऐलान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्ट बंगाल में ममता की वापसी होगी या फिर भाजपा वहां अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें, यूं तो हर प्रदेश के लिए, हर राज्य के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या बीजेपी वहां अपना सितारा बुलंद कर पाएगी। क्योंकि आपको ध्यान है कि लंबे समय से बीजेपी जिस तरह से वहां पे अपने कार्यकर्ताओं का कुनबा बना रही है, वो बेशक चाहे टीएमसी से आ रहे हो, कांग्रेस से आ रहे हो, फिर दूसरे दलों से आ रहे हो, लेकिन कुनबा बढ़ रहा है। इसके मायने भी हैं। और क्या सरकार बना पाएगी भाजपा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी अगर इन 5 राज्यों की बात करें तो केवल एक असम में सरकार है और केरल में दांव खेलना चाहती है बीजेपी, तमिलनाडु में खेलना चाहती है। तमिलनाडु में बहुत सहज नहीं है, लेकिन AIADMK के साथ में हाथ मिला करके और कुछ वहां कर सकती है। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की वेस्ट बंगाल में क्या सत्ता पर कब्जा हो पाएगा या ममता की वापसी होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चले हम शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं। वेस्ट बंगाल पर समीक्षा के लिए हमारे साथ आशीष मुखर्जी साहब जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, ये लोकतंत्र का पर्व है और इसकी तारीखों का अनाउंस हो चुका है। वेस्ट बंगाल में पिछली बार 6 चरण में था, लेकिन इस बार 8 में है। असम में 3 चरण में, बाकी सभी जगह 1 चरण में मतदान होगा। 234 सीट की तमिलनाडु में भी 1 ही चरण में मतदान होगा। मतदान की तिथियों के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है और राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे ताकत लगाने की। लंबा समय मुझे लगता है कि अभी है नहीं, क्योंकि 27 मार्च आने में वक्त नहीं लगेगा। महज 1 महीने का टाइम बचा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पूरे चुनाव पे निगाहें बीजेपी के लिए किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी हर जगह अपना पांव फंसाने की पूरी कोशिश करेगी और जिसमें से वेस्ट बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है। केरल में कोशिश कर रही है, आसाम में सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी, पुडुचेरी में अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो पूरे अगर इस इलेक्शन को देखेंगे हम तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इसमें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना जैसे सारा एक लक्ष्य रख करके चल रही है और जो कुछ नई रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार इलेक्शन के बाद में, उसका पहला बड़ा प्रयोग जो होगा वो इन 5 राज्यों में होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल है। साथ साथ में आप ये भी मानिए कि तमिलनाडु में भी और केरला में भी उनका अपना एक दावा है। लेकिन जो 2016 के इलेक्शन थे और फिर 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन थे, उनके जो नतीजे आए हैं उनको देख करके आप इतना आश्वस्त नहीं होते हैं। हालांकि आपके जो हंगामा है, जिस तरह का पूरा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है पहले से, और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, साथ साथ में जितने लोग हैं, और हर एक को जैसे तैयार किया जा रहा है कि आइए आप हमारे साथ में चलिए। तो वो ये अभी 824 जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे वो भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा कि देश के आने वाले समय में देश किस रास्ते पे चलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता दिखाया हुआ है उस पर देश बढ़ रहा है, या देश पुनः अपनी वही स्थितियां, विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न जातियां और उनके जो समीकरण के साथ में जो एक बात बनती है उस तरफ चलेगा। ये सारी बातें इस बार देखने को मिलेंगी और रोचक होगा कि श्रीधरन जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं केरल से, जिनको कि बड़ा सम्मान दिया पूरे भारत ने उनके कामकाज को देख करके, वो भी पता लगेगा कि क्या सम्मान के बाद में कोई आदमी ये समझ सकता है कि वो इलेक्शन लड़के और इलेक्ट होकर के आ जाए। तो ये बातें भी जाननी पड़ेगी। और साथ साथ में जो सांप्रदायिक विभाजन नजर आता है और जो भारी असम में देखना पड़ेगा कि सब जो वहाँ के लोकल लोग हैं, साथ साथ में जो बाहर के लोग हैं, उनका क्या हाल होता है। ये हाल आपको बंगाल में भी देखने को मिलेगा कि बंगाल में जो एक नई रणनीति ममता बनर्जी ने बनाई है,
नई रणनीति सीपीएम और कांग्रेस ने बनाई है, नई रणनीति अल्पसंख्यकों ने बनाई है, उसके परिणाम क्या निकलते हैं? और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से टीएमसी के गढ़ को बैठ करके और लोगों को अपने साथ में जोड़ रही है, उसका क्या नतीजा निकलता है? ये सारी बातें हैं जिनका कि इन चुनावों में सामने आ जाएगा। क्या हाल है? बिल्कुल, कई चीजें इस चुनाव में अलग होंगी। तमिलनाडु में ये इलेक्शन इस बार दो दिग्गजों के एब्सेंस में लड़ा जाएगा, करुणानिधि और जयललिता। और देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे उनकी पार्टियां अपने वर्चस्व को कायम कर पाती हैं, क्योंकि डीएमके में पहले से ही कुछ बिखराव की स्थितियां बनी हैं, परिवार की आपसी लड़ाइयां हैं। लेकिन चलिए आशीष मुखर्जी साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। मुखर्जी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 2016 के अगर इलेक्शन की बात करें हम, तो बीजेपी को वेस्ट बंगाल में कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2019 में वे पार्लियामेंट के इलेक्शन में काफी कुछ उनके लिए उत्साहजनक परिणाम रहे, काफी सीटें जीती, वोट परसेंटेज है वो काफी अच्छा रहा। तो अभी की अगर हम बात करें, कोई ऐसा चेहरा है बीजेपी के पास में जिसके नाम पे ये कहा जा सके कि बिल्कुल इलेक्शन को बदल दिया जाएगा और ममता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी? अभी तक जो चेहरे हैं वो ज्यादातर इनके पास टीएमसी के आए हुए चेहरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जहां तक मैं पश्चिम बंगाल को जानता हूं, क्योंकि मैं वहां से पला बड़ा हूं और अभी वर्तमान में हम जयपुर में आके बस गए हैं और देखा है हमने, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें दो तरह की चीजें हैं। पहले उसमें कांग्रेस का राज्य था, फिर जो है पीएम जो है वहां पे करीब 30-35 साल तक पीएम ने राज किया, और फिर जो है उसमें बदलाव आया और ममता बनर्जी वहां आशीष जी, मैं आपके पास में लौटूंगा। मेरे यहाँ आशीष जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आपके यहाँ से ऑडियो डिस्टर्ब आ रहा है, मैं भी लौट रहा हूँ आपके पास में। वापस एक बार मैं फैन बंद करता हूँ। अभी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, अगर तमिलनाडु की बात करें तो दो दिग्गजों के बिना ये चुनाव हुआ, जयललिता और करुणानिधि। उनका अपना एक केवल राजनीति में नहीं, पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक कद रहा है। आपको ध्यान होगा कि दोनों के अपने तेवर रहे हैं और पार्टियों की कमान भी की रही। और रीजनल वर्चस्व की बात करें तो इन नेताओं ने यह भी साबित किया कि नेशनल पार्टी से बड़ा हमारा रीजनल एरिया में रीजनल पार्टियां काम कर सकती हैं। ये हम वर्षों से देखते भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या बीजेपी कोशिश कर रही है वेस्ट बंगाल के साथ साथ हम तमिलनाडु में भी कब्जा कर सकें? देखिए, बीजेपी को अभी तक वो ग्राउंड नहीं मिला है जिसके माध्यम से वो चल सके, क्योंकि एडीआईएमके के जो लीडर हैं उनमें शशिकला जो अभी जेल से बाहर निकली हैं, उनकी क्या स्थिति है? जयललिता के बाद में उनको बड़ा जिम्मेदार समझा जा रहा था, और साथ साथ में स्टालिन डीएमके के लीडर की हैसियत से बैठे हुए हैं। 2019 के जो नतीजे थे वो कोई ज्यादा विस्मयकारी नहीं थे, लेकिन और कमल हासन जिसकी पार्टी को 4% वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, उनका क्या सिलसिला बनता है? वो कैसे अपने गठबंधनों को लेकर के, क्योंकि ये 48-72 घंटे में सब कुछ गठबंधन बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे और उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एंट्री एडीआईएमके के माध्यम से तो बहुत प्रभावी थी, लेकिन जयललिता के चले जाने के बाद में शशि कला के साथ में उनका कैसा संबंध बैठता है देखना पड़ेगा। लेकिन स्टालिन निश्चित रूप से प्रभावी हो रहे हैं, और अगर कांग्रेस और दूसरे लेफ्ट के साथ में उनके ताल्लुकात अगर कोई अर्थ रखते हैं तो वो भी अभी कोई स्पष्ट नहीं है, दृश्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जितनी भी सभाएं हो रही है उसमें खूब लोग आ रहे हैं, चाहे वो इधर की सभा हो चाहे उधर की सभा हो, तो सभाओं से तो अंदाज लगा नहीं सकते। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल मैं दोनों जगह देख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में भी और तमिलनाडु में भी। लेकिन ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में देखता हूँ वहां पे क्या रस रहता है। नरेंद्र मोदी की सभा होती है, अमित शाह का रोड शो होता है, तो जबरदस्त भीड़ होती है। तो भीड़ से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल सा होगा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। आशीष मुखर्जी साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार में। हाँ मुखर्जी साहब, आपको मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा वेस्ट बंगाल पे। जी
मैं ये कहना चाह रहा था कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर आप गौर से देखें तो जो बंगाली समाज है वो शुरू से ही बहुत लिबरल रहा है, वो ऑलवेज सेक्युलर रहा है। उसके लिए हिंदू वोट, मुस्लिम वोट वो अलग अलग माने नहीं रखता है। उसके लिए वो नेता उनके लिए ज्यादा मान्य है जो कि समाज में काम करता है। वहां पे जातिगत राजनीति उतनी प्रबल नहीं है जितनी और राज्यों में देखी जाती है। पहला तो ये है। दूसरा जब सीपीएम ने करीब 34 साल तक वहां पे राज्य किया तो एक तुष्टीकरण उभर के आया सामने से कि कुछ ज्यादा ही मुस्लिम समाज को फेवर किया गया उसमें। अब वो अच्छा है बुरा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तब भी वहां के बंगालियों को ये नहीं लगा, वहां के रहने वाले जो बंगाली उनको ये नहीं लगा कि बहुत गलत हुआ है। सीपीएम के बहुत सारे कैडर, तृणमूल कांग्रेस जब गठन किया गया, जब ममता बनर्जी उसमें उसकी पार्टी के गठन की, तो उसमें बहुत सारे तृणमूल के लोगों को सीपीएम के लोगों को लिया गया और वो रणनीति कुछ उस प्रकार से जैसा सीपीएम था। सीपीएम जिस प्रकार से चला उसी प्रकार से वो चलने की कोशिश की और उसे थम्बिंग मेजॉरिटी भी मिलने के बाद उसे लगा कि अगर सीपीएम 34 साल तक राज कर सकता है तो मैं भी उस टाइप से काम करूं। कुछ समस्याएं भी थी, बांग्लादेश का बॉर्डर, इन्फिल्ट्रेशन, पोरस, हमारा जो बॉर्डर है बहुत पोरस है, वहां लोगों का आना जाना। मुखर्जी साहब एक सवाल ये है, मुखर्जी साहब सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पूरे चुनाव में, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से ताकत लगा पा रही है और हम देख रहे हैं कि जो चुनाव डिक्लेयर होने से पहले वहां हाइप मिली है कैंपेन को, तो उस तरह से मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी जो कोशिश कर रही है क्या उस अनुसार बीजेपी, जैसे मैंने पहले भी पूछा आपसे, चेहरा कौन होगा बीजेपी का? देखिए पहले सौरभ गांगुली की बात की गई, सौरभ गांगुली ने अपने पत्ते नहीं खोले। मिथुन चक्रवर्ती से हालांकि साहब की मुलाकात हुई, उसको ये कहा गया कि ये कोई व्यक्तिगत मुलाकात है, उसको भी खारिज किया गया। और अभी अगर देखें तो उनके पास में जो चेहरे के नाम पे बड़े दिग्गज हैं वो सारे के सारे टीएमसी से आए हुए हैं। रूपा गांगुली इनके पास में है या कुछ और चेहरे हैं, लेकिन वो कितना बंगाल में अपना वर्चस्व काम कर पाएंगे, वोटर के दिल में तूफान मचा पाएंगे, ये कहना सहज होगा? अभी मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए दो बातें हैं। एक तो बीजेपी के लिए क्यों पश्चिम बंगाल इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सच्ची बात यह है जो ग्राउंड लेवल पे है, बीजेपी की स्थिति नॉर्थ में खराब होती जा रही है। ये सच्चाई है, इसको माने या नहीं माने, लेकिन बीजेपी की स्थिति यूपी बेल्ट में, एमपी बेल्ट में, राजस्थान में, हरियाणा में ये खराब होती जा रही है। बीजेपी को अगर केंद्र में शासन करना है तो उनके लिए 3 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है जो आज तक बीजेपी ने नहीं दी। आप देखिए हर दूसरे दिन कोई केंद्र का दिग्गज नेता वहां पे जा रहा है, चाहे वो राजनाथ सिंह जा रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे स्मृति ईरानी है, रोज जा रहे हैं। उसका कारण ये है। लेकिन मुखर्जी साहब इसका अंदाजा ये भी तो हो सकता है बीजेपी के लिए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपना वोट देरी किया है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन 2016 में काफी नुकसान रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में काफी कुछ बेहतर पोजीशन में रही। तो एक ऐसा नहीं लगता है कि एक ब्रिज बनी उनके लिए पार्लियामेंट इलेक्शन, जिसके जरिए अब वो मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं? तो आप सही कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ उनके पास बंगाल में कोई चेहरा नहीं था। दिलीप घोष कोई चेहरा नहीं है। इससे पहले राहुल सिन्हा जी थे वहां के अध्यक्ष, वो भी उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद ये दिलीप घोष जी आए, वो भी कोई बड़े नेता नहीं थे, आज जरूर जो है उनके अध्यक्ष हैं। इसलिए उनके लिए एक ही ऑप्शन था, मुख्तार तो पहले आ गए थे, शुभेंदु अधिकारी को लेना, शंकर बनर्जी को लेना, इस टाइप के लीडरान को तृणमूल से तोड़ कर जाना। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग समझते हैं, लेकिन उनको लाया गया, उसका चेहरा बनाया गया। लेकिन आज के डेट में आप प्रश्न कर रहे थे, अगर कहा जाए मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, तो आज उनको भी नहीं पता कि किसको मुख्यमंत्री चेहरा बना जाए। क्या दिलीप घोष बनेंगे? तो यहाँ एक ही बात मानी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी और नेशनल इश्यूज पे वोट मांगेगी बीजेपी, वहां पे यही कहा जा सकता है।
उसमें कुछ सेंसिटिव इश्यूज पे बीजेपी काम कर रही है। पहला सेंसिटिव इशू जो मुझे दिखाई दिया है वो है सीएए एनआरसी वाली बात, नागरिकता वाली बात। दूसरा दूसरा हिंदू कार्ड है जो आज तक बंगाल में कभी नहीं खेला गया है हिंदू कार्ड। ये पहली बार इतने जोर शोर से हिंदू कार्ड खेली जा रही है। जो संस्कार बांग्ला एंड परिवर्तन, ये दोनों नारे जो है अभी आए। परिवर्तन मतलब पहले से हम आसन परिवर्तन मतलब आपसी परिवर्तन। और दूसरा तो मुखर्जी साहब यहाँ तो बीजेपी के लिए यही कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल में राम ही करेंगे बेड़ा पार। बिल्कुल ठीक है। तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास में सर, वापस लौटूंगा। हमारे साथ राजनीति के दो हमारे अतिथि भी जुड़े हुए हैं, मदन राठौड़ साहब और डॉक्टर वरुण पुरोहित। राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा। अगर यूं देखें तो चारों राज्यों में से खोने के लिए बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। एक असम में आपकी सरकार है, लेकिन बीजेपी की कोशिश वेस्ट बंगाल में, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी सब जगह है कि हम कैसे भी करके सत्ता। तमिलनाडु में कंप्रोमाइज करेंगे आप लोग किसी के साथ भी, जैसे अभी ओम सैनी साहब ने कहा कि 72 घंटे में तस्वीर साफ हो जानी है कौन किसके साथ में है। तो पहला रिएक्शन तो यही चाहूंगा कि इलेक्शन कैंपेन पहले से चल रहा है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, तो क्या रिएक्शन होगा बीजेपी का इस पे? राठौड़ साहब माइक खोलो, म्यूट हो रहा है। राठौड़ साहब सुन पा रहे हैं मुझे? माइक म्यूट है उनका। चलिए राठौड़ साहब मैं लौटूंगा, डॉक्टर वरुण पुरोहित तक जाना चाहूंगा पहले मैं। डॉक्टर साहब जी, कांग्रेस के लिए आपको मालूम है कि हर जगह रणभूमि है, और वेस्ट बंगाल जो है, कभी आप आजादी के तुरंत बाद से देखें तो कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 60 के दशक में जैसे ही लेफ्ट का आंदोलन चला, कांग्रेस के हाथ से धीरे धीरे सत्ता जाती रही। फिर सबसे बड़ा चेहरा और कांग्रेस की बात करें तो ममता बनर्जी टीएमसी के रूप में अलग से अपना स्थान बना पाई। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस इन तमाम परिस्थितियों से और देश की सियासत से वो सबक ले पाएगी इस इलेक्शन में। योगेंद्र जी, आप बार बार कांग्रेस शब्द का उपयोग कर रहे हो। ममता बनर्जी की इंडियन यूथ कांग्रेस की कांग्रेस से निकली भी है, तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस शब्द का ही उपयोग ममता बनर्जी ने किया है। अगर कांग्रेस शब्द का उपयोग नहीं करती तो ममता बनर्जी वहां नेतागिरी नहीं कर सकती, इसलिए वहां तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस है। अब अपन जो बात आप कह रहे हो, बार बार जो बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, अभी आपने इलेक्शन डेट्स पे मैं बोलूंगा तो बीजेपी वाले हल्ला मचाने लग जाएंगे, लेकिन आज लोकतांत्रिक संस्थान है, उनको किस प्रकार ये मिसयूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, जो भी आप देख लीजिए। अप्रैल में 6 अप्रैल को बाकी राज्यों में चुनाव समाप्त हैं, फिर 2 मई को परिणाम आएंगे। जब तक ये क्या कारगुजारी करेंगे? 8 चरणों में ये बंगाल में चुनाव करा रहे हैं, इसमें जो पहला 27 मार्च को हो जाएगा, उसमें 2 मई तक क्या कारगुजारी करेंगे ये आपको 2 मई को पता लगेगा। उसके बाद जनता देखेगी ये क्या करना चाह रहे थे। राज्यपाल का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन राज्यपाल कैसे बना रहे हैं? किरण बेदी को इन्होंने रातों रात हटाया पुडुचेरी में, फिर सफल नहीं हुए। उसके बाद आज उपराज्यपाल जो वहां पर संभाल रही है, उन्होंने 2% वैट घटा दिया, लेकिन पहले अब पुडुचेरी का जो इफेक्ट पड़ेगा तमिलनाडु पे भी पड़ेगा। केरला में तो इनका कुछ है ही नहीं लेना देना। वहां राजस्थान की जैसे एक बार कम्युनिस्ट लेड फ्रंट आता है, एक बार कांग्रेस लेड फ्रंट आता है, क्योंकि राहुल गांधी वहां दौरे कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस वहां क्लीन स्वीप करेगी। तमिलनाडु में भी आप देखिए जाए, AIADMK जो नए आकर के स्टालिन DMK आएंगे। करुणानिधि नहीं है तो जयललिता भी नहीं है। शशिकला जी का इतना इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, भाई साहब ने भी बताया, मैं नहीं समझता। बंगाल की जहां तक बात है, इन्होंने वही गलती कर ली जो महाराष्ट्र में शरद पवार जी को छेड़ के की थी। इन्होंने ममता बनर्जी को छेड़ा है, ये वहां नहीं आ सकते जब इनका चरम सीमा पे था मोदी ग्लैमर। बीजेपी तो अलग हो गई, मोदी ग्लैमर अलग चीज हो गया। मोदी जी की टीम और मोदी ग्लैमर अलग था। वेस्ट बंगाल में तो यही है कि बीजेपी है ममता। नहीं, सुन तो लो आप मेरी पूरी बात को। जो प्रोपोगंडा से मोदी ग्लैमर बनाया गया, मैं अपशब्द नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी ग्लैमर बोल देते हैं, इन्होंने जो इनकी टीम ने बनाया जो वो उसको ये इस्तेमाल करना चाहते हैं बंगाल में। लेकिन आप देखिए जो 2016 ये लोकसभा की दुहाई दे रहे हैं, वहां ये सीटें लेके आए, उस समय भी 128 सीटों या कितना भी इनकी वो जीत पाए थे। आज तो जनता महंगाई से, किसान सब इनसे त्रस्त हो गया। आज ये देखिए, आज जनता इनसे मुक्ति चाहती है, मोदी जी की टीम से। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नहीं चाहती? मदन जी तो पुराने आदमी है, इनको क्या पता जनता दे दे वोट। लेकिन जो मोदी जी की जो टीम है, इससे जनता मुक्ति चाहती है,
तक आ चुकी है। बंगाल में पूंजीपति ज्यादा नहीं है, मिडिल क्लास ज्यादा है, और मिडिल क्लास इनके तेल के खेल से परेशान हो चुकी है। अब या तो ये अब आचार संहिता लग चुकी तो उसका उल्लंघन करेंगे, तेल को चुनाव से एक दिन पहले रेट गिराएंगे, कुछ करेंगे। अभी कल फिर 25 रुपए बढ़ा दिए गैस पे, आम आदमी इनको वोट देगा कैसे? इसलिए इन्होंने चंट चालाकी से खेल बनाया है। 8 चरणों में चुनाव करो, के बाद 2 मई को परिणाम डिक्लेयर करो। मुसीबत होगी, लेकिन कांग्रेस इसे बुना पाएगी क्या? सवाल ये भी है सर, कांग्रेस इसे बुना पाएगी क्या? ममता बनर्जी भी कांग्रेस है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको आप पहले से ज्यादा पाओगे। ये मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ऐसे कांग्रेस में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जनता को पता लग गया है कि मिडिल क्लास का कोई ध्यान रख सकता है, उसको संरक्षण दे सकता है तो कांग्रेस ही दे सकती है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी से, इकोनॉमिक पॉलिसी से कभी सहमत नहीं रहा निजी तौर पे, परंतु मनमोहन सिंह जी जब लाए लिबरलाइजेशन, उसके बाद भी मनरेगा कांग्रेस ही लाई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा जो सोशलिस्टिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की स्कीम लाई, वो कांग्रेस पार्टी लाई। इसलिए लोग आजकल पागल नहीं बन सकते प्रोपोगंडाइज्म से। आप थोड़े टाइम के लिए बना सकते हो, तो सबक मिल गया भारत देश को कि प्रोपोगंडा और पाखंड से कोई बनता है तो देश को क्या लेसन लेना चाहिए। आप देखिए इनकी हालत सब जगह, जहां जाए सत्ता पे काबिज हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके। वरुण पुरोहित जी वापस लौटूंगा, वरुण पुरोहित जी वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मदन राठौड़ साहब का रुख करना चाहूंगा। मदन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अब आई आवाज, जी आवाज आई। चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। मैं एक रिएक्शन चाहूंगा सबसे पहले, तो ब्रेक पे जाने से पहले एक रिएक्शन चाहूंगा आपका। जी देखिए, इस बार के चुनाव जो हैं वो विकास के आधार पर होंगे, और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वो स्थिति बनी हुई है जैसे कोई डूबती नाव में से कोई भाग करके और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे भाग रहे हैं। इनमें टूटन हो रही है, बिखराव हो रहा है, लोग भाग करके भारतीय जनता पार्टी की ओर मुख कर रहे हैं, उधर आना चाहते हैं। तो ये स्थितियां क्यों बनती है? पुरोहित जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है कि लोग आपकी पार्टी को छोड़ करके और भाग करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और उनको ये स्थिति तभी होती है जब उनको लगता है कि यहाँ हम काली धार डूब जाएंगे, किसी प्रकार से बचेंगे नहीं, ये सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। तो ऐसा सोच करके वो लोग बीजेपी की ओर दौड़े जा रहे हैं। भीड़ मची है, होड़ मची है कि पहले मैं चला जाऊं। उनका पहले जो रेल मंत्री था कांग्रेस के शासन में, तृणमूल के साथ में इनका समझौता था, वो भी छोड़ करके आ गया। तृणमूल के कई मंत्री हैं, वो पार्टियां छोड़ करके आ रहे हैं। अभी पुडुचेरी की बात है, क्या स्थितियां बनी, लगातार वहां के एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन मदन जी, लग क्या रहा है, क्यों जा रहे हैं? क्यों आत्मचिंतन करके आत्मा की आवाज निकल के जा रही है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विकास के आयाम स्थापित किए, जो दिल्ली के चारों तरफ के साथ में अपनी ताकत दिखाई, जो वहां पर ऐसे। चलिए मैं लौट रहा हूँ सर, मैं वापस लौट रहा हूँ आप लोगों के पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। मदन जी वापस लौटूंगा मैं, मदन जी आप ही के पास लौटूंगा वापस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं एक खास ऐलान की जो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान का दौर रहेगा। वेस्ट बंगाल में 8 चरण में, असम में 3 में, बाकी सब जगह 1 चरण में। 6 अप्रैल को मतदान होगा। 2 मई किसके सितारे बुलंद होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। मई किसके लिए पैगाम लेकर के आएगी, और सभी जगह सभी राज्य काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिम बंगाल पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे तमिलनाडु के लेकर के हमने कहा कि करुणानिधि और जयललिता 2 राजनीति के दिग्गज, उनके बिना ये चुनाव होगा। इसी तरह से केंद्र सरकार के CAA और NRC दोनों का भी असम और वेस्ट बंगाल में एक तरह से परीक्षा रहेगी। अभी मदन राठौड़ साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जो लोग छोड़ के आ रहे हैं उनको मालूम है कि विकास की मुहिम में अगर अभी नहीं जुड़े तो हम अपने आप के लिए एक पश्चाताप रखेंगे।
यही वजह है कि लोग टूट टूट करके आ रहे हैं। वजह यह है या फिर कुछ और है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपना अपना दावा है। मैं राठौड़ साहब वापस आप ही के पास आना चाहूंगा। लोकप्रियता की आपने बात कही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी कोई चेहरा नहीं है। चेहरे को लेकर के बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, हर बार एक सियासी पारा चढ़ता है इस पे। लेकिन ये ऐसा हो गया कि मन मुताबिक अगर आपके पास में कोई चेहरा है तो आप कह सकते हैं कि इस चेहरे के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं, और नहीं है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र में विधायक तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा। यही कांग्रेस कहती है। अगर कांग्रेस के पास में चेहरा नहीं है तो आप लोग पूछते हैं कि इनसे पूछे तो सही चेहरा कौन है, और अगर आपके पास नहीं होती है तो विपक्षी दल आपको कटघरे में खड़ा करते हैं कि आप पूछे तो सही चेहरा कौन है। तो चेहरा वेस्ट बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें टिकी हुई है वहां पे, तो चेहरे की जब बात आएगी तो चेहरा कौन होगा वहां पे। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, पहले कोई हमारा वहां पर कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं बन पाया था, लेकिन विगत 3 वर्षों से जिस प्रकार से हम तेजी से उस क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से तो जो भी वहां का बंगाल का ही व्यक्ति होगा, बंगाल का ही नागरिक होगा, जो हमारा इस समय जो चुनाव जीत करके आएंगे, उनमें से जो बहुमत के आधार पर हम निर्णय करने वाले हैं, सबकी राय से करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि चाहे बंगाल हो, बंगाल में जिस प्रकार की हमारी रैलियां हो रही है, अमित शाह की रैलियां हो रही है, नरेंद्र भाई मोदी की जो रैलियां हो रही है, जिनमें उमड़ घुमड़ करके लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपनी स्पीच भी बंद कर दी, बोल नहीं पाई, वो खड़ी हुई, और जिस प्रकार से वहाँ मोदी मोदी और ये नारे लगने लगे तो ममता बनर्जी ने अपना, और या जय श्री राम के नारे लगे तो ममता बनर्जी ने अपनी स्पीच भी बंद कर दी। यानी कितनी निराशा की बात उनके मन में है, क्या श्री राम या भावना। और अभी आपने ठीक कहा, ये जो है CAA का जो है, उसका भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत बड़ा निर्णय किया, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर ऐसे कई लोग जो बांग्लादेश के लोग आकर के वहां पर निवास कर चुके, और वो उनके बल पर कांग्रेस और या तृणमूल, जैसे ये ठीक कह रहे थे पुरुष जी कि भी आखिर ये शर्मा जी भी कह रहे थे कि तृणमूल भी कांग्रेस में से निकली हुई है। जब कांग्रेस ने ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया और वामपंथियों के हाथों में खेलने लगी, तब ममता जी वहां से छोड़कर निकल गई थी, और ये स्थिति हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अब जो स्थितियां बनी है कि बांग्लादेश से जो आए हुए लोग हैं, उनको उनके आधार पर ये कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस अपना वो सरदार साबित करना चाहती थी, लेकिन अब वो मदन जी वापस लौट रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं मुखर्जी साहब के पास जाना चाहूंगा। मुखर्जी साहब, यहाँ भीड़ की बात हो रही है। राठौड़ साहब ने कहा कि कैंपेन में देखिए नरेंद्र मोदी की जब सभा करते हैं तो क्या भीड़ आती है, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं, अमित शाह का रोड शो होता है, स्मृति ईरानी का रोड शो होता है, भीड़ आती है। ममता बनर्जी इस भीड़ से घबराई हुई है। मैं भीड़ के बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल की भीड़ चुनाव नतीजों पर कितना असर डालती है, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। देखिए, जो मेरी समझ है, वेस्ट बंगाल जब शुरू से चुनाव प्रक्रिया में रहा, वहां के नागरिक जो वोटर्स हैं, उनके लिए स्लोगन माने नहीं रखता है। जय श्री राम का नारा दें या ना दें, पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि किसको वोट करना है इस बार। पहली बात। दूसरी बात रही भीड़ की, तो भीड़ तो इकट्ठा कई सारे सभाओं में हुई है, और उसका रिजल्ट जो है उसका विपरीत सा आया है। तो भीड़ पे हम लोग को नहीं जाना है, हमें वहां का साइकोलॉजी समझनी है। पश्चिम बंगाल की साइकोलॉजी थोड़ी सी दूसरे टाइप की है। पश्चिम बंगाल की देखिए, जो लोग काम करेंगे हमारे लिए, जो हमारे लिए खड़ा होएगा, जो हमारे इश्यूज को एड्रेस करेगा, वहां पे इश्यूज हैं बहुत सारे। वहां पे इश्यूज ये भी हैं जिसमें आज तृणमूल लड़ रही, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन आज महंगाई बहुत बड़ा इश्यू है। पेट्रोल और डीजल का रेट जिस तरह बढ़ा है, सिलेंडर का रेट जिस तरह बढ़ा है, आज आम जनता परेशान है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बात है, इंडस्ट्रियल डीग्रोथ है, ऊपर से किसान आंदोलन है, और एक आउटसाइडर वाला इश्यू जो है तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह उठाया है कि जो लोग आए हैं यहाँ पे वो आउटसाइडर्स हैं, वो बीजेपी की एक्चुअल जो धारा है उसके लोग, तो वो लोग हैं
इनके ऊपर पहले से कुछ ना कुछ शारदा नारदा इसमें सब लगा हुआ है, चाहे उसे आप शुभेंदु अधिकारी को बोले, चाहे मुकुल राय को बोले, तो ये चीजें हैं। लेकिन ये भी हम मान के चलते, जब चुनाव आती है तो इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। बीजेपी के भी कुछ इश्यूज बहुत स्ट्रांग है, जैसे सीए एनआरसी की बात आपने करी, एक परिवर्तन भी वो चाहती है। हाँ, वहां पे कुछ ग्राउंड रियलिटीज, कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि तोलाबाजी है, जैसे कट है, ये सारी चीजें हैं वहां पे। इन चीजों से भी आम जनता थोड़ी सी त्रस्त जरूर है, वो भी चाहती है कि इन चीजों से मुक्ति पालें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है, आज हमें दिख रहा है तृणमूल कांग्रेस में हमारी मुख्यमंत्री कौन बनेगी, लेकिन आज बंगाल में ये क्लियर नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्यवश बंगाल का कोई भी लीडर आज केंद्र में नहीं है, आज बीजेपी के सेंट्रल कमेटी में नहीं है, जो कि हमें कह सके कि हाँ ये बीजेपी विचारधारा से चल रहा है। ऐसा नहीं है। इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को, या फिर जो लोग टूट के आ रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा? लोग इसको भुला देंगे कि चलिए केंद्र में कोई भी नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है, बीजेपी हमारे साथ तो खड़ी है। देखिए, कल तक जो व्यक्ति जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे, जो तृणमूल कांग्रेस के बारे में बातें कर रहे थे, आज वो बीजेपी की मेन धारा में आ गए। ठीक है, बड़ा इशू है जिसको पश्चिम बंगाल की जनता स्वीकार करेगी या नकार देगी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर बीजेपी के जैसे मानते, चाहे कोई भी हो, राहुल सिन्हा हो, दिलीप घोष हो, रूपा गांगुली हो, ये लोग शुरू से बीजेपी कर रहे हैं, इनके ऊपर तो बीजेपी पे की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन जो नए लोग आए हैं उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, और मेरी जो बातचीत हुई है वहां के लोगों से, उनका कहना यार ये तो वही लोग हैं जो, जैसे तृणमूल कांग्रेस की नेत्री कहती है ममता बनर्जी, ये तो वॉशिंग मशीन है, इसमें डाला तो साफ हो गए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जो वहां पे सक्षम, इस चुनाव में कई चीजें सामने आएंगी कि कितना असर पड़ता है। आप अगर घर छोड़ के जाते हैं दूसरे के पाले में, बेशक आप कुछ भी कहें कि वहां हमारे को घुटन फील हो रही थी, देश के विकास में हमें शरीक होना है, लेकिन सब जानते हैं कि आप जा क्यों रहे हैं। वहां कोई भी इस तरह से नहीं जाता कि वहां किसी को ये तय है कि राजनीति में लालच सौदेबाजी नहीं चले, किसी भी आत्मा अचानक जागृत नहीं होती है। ये अक्सर समीक्षक इस बात को लेकर के कहते हैं। मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, अभी एक बात कही राठौड़ साहब ने कि नरेंद्र मोदी साहब के विकास के एजेंडे पर लोग जुड़ रहे हैं, इस वक्त टूट कर के आ रहे हैं दूसरे दलों से, लेकिन ये टूट फूट जो है या तो चल रही है आपके पांडिचेरी में हुई है, पुडुचेरी में, या फिर वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ विकास एजेंडा है या फिर कुछ और वजह है कि अचानक लोग टूट के चले जाते हैं राजनीति में? देखिए, टूट फूट का कीर्तिमान तो भारतीय जनता पार्टी ने विलक्षण बनाया है, वो तो अपन अभी तो चूंकि दो ही स्टेट हैं, दो ही इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल एक अलग किस्म का प्रदेश है। इस माने में अलग किस्म का है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और हिंदू और मुसलमानों का दंगा हुआ, नोआखोली का, गांधी की बहुत समझाने के बावजूद लोग नहीं माने, और बांग्लादेश का उधर से जन्म हो गया, सारा सिलसिला रहा। लेकिन कल्चर क्या कहते हैं, कल्चरल लगाव इतना स्ट्रॉन्ग है भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति और अपने भौगोलिक उसके प्रति, कि उसके बाद में किस तरीके से टूट करके बांग्लादेश अपने आप में आजाद हुआ है। और बांग्लादेश के लोगों के लिए एक अलग सम्मान हम लोग मतलब बंगाल के लोग रखते रहे हैं, और उसी का नतीजा है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रशांत भूषण ने कोई वैसे ही नहीं कह दिया। प्रशांत कुमार जो इनके टीएमसी के रणनीतिकार हैं कि दहाई की अंक संख्या पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन छोड़ दीजिए आप, लोकसभा के इलेक्शन के बाद में चीजें, वो व्यावसायिक रणनीतिकार है, व्यावसायिक नहीं। देखिए, वो उसने आपकी बड़ी मदद की। आप लोगों को तो ज्यादा मालूम है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम है, आप भी यहाँ से निकले हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सिलसिला रहा है, तो आपने तो अमेरिका में की है बड़ी बड़ी सभाएं, और वहां पर आपने राष्ट्रपति ट्रंप को जिस तरीके से गले लगा के और वो सब किया, वैसे ही आपने अपनी दाढ़ी के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर को याद कराने का चेष्टा किया। हाउडी दाढ़ी हो गई, हाउडी दाढ़ी। हाँ, ये सब लोग समझते हैं। बंगाल का आदमी बड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा चैतन्य है, और उसका कोई भी मतलब 2 पैसे जब बढ़े थे ट्राम की किराए का, तो पूरा 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, हमें याद है, उस वक्त पढ़ा करते थे।
तो जब आपने 5 लाख के बजाय 50-50 100 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दिया, लोगों का जीना हराम कर दिया, तो लोग समझेंगे नहीं क्या? उनको कितना ही आप राम राम करते रहें, ये दुर्गा जी की जय करके कर लेंगे काम ना। और जिस तरीके से आज महंगाई मुद्दा तो हम ये क्लियर कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का महंगाई मुद्दा रहेगा चुनाव में। ओम जी, महंगाई एक मुद्दा रहेगा चुनाव में, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रहेगा। महंगाई रहेगा और माटी मानस का रहेगा, क्योंकि टीएमसी अपने इसी आधार को वापस जीवित करके चलेगी कि माटी मानस, हमारे लोगों को हमारे बीच में शासन मिलना चाहिए। बंगाल ये इस तरीके से आएगा, और इसीलिए कांग्रेस और सीपीएम खामोश है। वो अपने आप को अलग वो अगर कोई नाइत्तेफाकी होती है टीएमसी के साथ में तो सारे वोट सकेड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। वो माटी मानस का अगर स्वरूप बन रहा है तो कहते हैं बहुत ठीक है, भारतीय जनता पार्टी या उनका गठबंधन नहीं आएगा, क्योंकि वो मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, सांप्रदायिक पार्टी है, ये सब मानते हैं वो लोग ना। तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि ठीक है, चाहे टीएमसी को शासन मिल जाए। अगर हम थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा साउथ की ओर भी रुख करना चाहें, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसमें तीनों जगह में बीजेपी क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रही है अभी तो, कि किसी भी तरह से वहां पे प्लेटफॉर्म मिल सके, क्योंकि केरल में बीजेपी के पास में महज 1 सीट मिली है वहां पे चुनाव। बिल्कुल ठीक है। हाँ योगेन जी, मैं बताना चाहता हूं कि चौराहे पर वहां पर इस तरीके से मीटिंग होती है केरल के अंदर, जैसे आज के सन 60, 61 के 62 में होती थी, वैसे होती है। चौराहे पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और स्ट्रीट में मीटिंग होती है सारा का सारा, और आइडियोलॉजिकली बड़े एनलाइटेंड हैं, इधर हैं या उधर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाला सीन वहां पर नजर नहीं आता। लगातार चेष्टाओं के बावजूद एक आदमी इलेक्ट हुआ है, जिसको कि आप विधानसभा में देख सकते हैं, बाकी नहीं हुआ। तो वो नहीं इस कंजर्वेटिज्म को पसंद नहीं करते, उनका अलग सिलसिला है। हालांकि देखिए तमिलनाडु में भी एक ही सीट है, लेकिन पुडुचेरी में अपने स्थितियां कायम करना चाह रही है बीजेपी। तो बस सवाल यह है कि क्या दक्षिण भारत में जो प्लेटफॉर्म करना चाहती है सफल हो पाएगी बीजेपी? ये निगाहें होंगी। एटलीस्ट रिजल्ट में देखिए, बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि केरल में सत्ता हासिल कर सकती है या फिर तमिलनाडु में कर पाएगी, लेकिन कोई गठबंधन करके या फिर अपना एक धरातल तैयार करने के लिए उस कोशिश में सफल होगी कहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे गोवा में सफल हुए, छोटे छोटे राज्यों में सफल हो सकते हैं। तो ये जो आपका पांडुचेरी वाला जो इलाका है, जो सेंट्रली रूल रहा है, इसमें ये जो खेल खेला है इधर से उधर जाने का, ये संभव है। लेकिन तमिलनाडु में या बंगाल में या केरल में ये संभव नहीं है। तो फिर भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव परिणाम जो है देश को एक संकेत देंगे कि किस तरह का देश बनना है, किस तरह से राजनीति होनी है और किस तरह का सिलसिला बनेगा। मैं ये समझ रहा हूँ। बिल्कुल। मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए, वेस्ट बंगाल में तो लंबे समय से आप लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन अभी भी लेफ्ट के साथ में आपने गठबंधन किया। अधीर रंजन चौधरी कुछ दिन पहले ही काफी ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे। असम आपके पास में बड़ा एक धरातल रहा है, लेकिन अब वापसी कैसे होगी कहना बहुत मुश्किल है। आप केरल में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे? पुडुचेरी में जो आपके विधायक निकल करके चले गए। तो यहाँ बात यह है कि रणनीति जो होगी, क्योंकि राहुल गांधी अभी फुल प्रेसिडेंट अभी है नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल उन्हीं के निर्देश पे सारी कांग्रेस चल रही है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती होगी। महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को उस तरह से भुना पा रही हो। और कोई ऐसा इश्यू लगता नहीं अभी। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, कितना भुना पाएंगे आप? देखिए योगेंद्र जी, हम किसी चीज को बुनाने के लिए काम नहीं करते हैं, सतत अपने काम करते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल में काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। और आपको बताऊं, बंगाल की बात सब कर रहे हैं बार बार। बंगाल में हिंदू लॉ पढ़ोगे ना आप, तो वहाँ अलग लॉ है, अलग हिस्सा है उसका। तो ये समझ नहीं रहे कि इनका जो दूसरे भाग में हिंदुत्व है बंगाल में कैसे लागू होगा। मैं आपको ये बात ये समझ नहीं पा रहे। बंगाल में आप देखिए, तृणमूल के कांग्रेस के आदमी ले गए, ये भी कांग्रेस कर रहे हैं, खुद ही कांग्रेस में हो गए बंगाल में। पुडुचेरी में कांग्रेस में हो गए। इनका तो इरादा ये है कि कांग्रेस का ही विलय करा लें, हम सत्ता में रहे कैसे भी। खुद के कार्यकर्ता या खुद की जमीन इनके पास। अब आप बार बार ये बात करते हो, मैंने आपको फिर एग्जांपल दिया था महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी इन्होंने शरद पवार को छेड़ा, नोटिस देके थोड़ी, अब उसको शब्दों का तो क्या उपयोग करूं, पर हल्की हरकत करी, उसका इनको परिणाम महाराष्ट्र में मिला। ये ममता बनर्जी को छेड़ करके बंगाली समाज को छेड़ रहे हैं। इनका हिंदुत्व वहां लागू नहीं होता है। और ये वहां आप देखिएगा, अब आप बार बार महंगाई कर, रोटी रोजगार का तो संकट ही इन्होंने पैदा किया। आम आदमी सड़क पे इस बात के लिए चिल्ला रहा है और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे।
रोज आप देख लो, कोई ना कोई रोज हो, हर सप्ताह हो, हर महीना हो, ये तो जैसे राक्षस राज होना, असुर पीछे पड़ गए, चैन से जीने नहीं देंगे आम आदमी को, वैसे पीछे लग गए। कल फटाक से 25 रुपए गैस बढ़ा दी। और जब हमारे सरकार थी यूपीए की, जब कैसे सिलेंडर ले लेके डांस करते थे लोग, भरतनाट्यम के एक कॉपी देखते थे दिल्ली के अंदर। सर मैं वही कह रहा हूँ, आम जन की बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत समस्या है, लेकिन क्या आप लोग, आप कह रहे हैं क्या भुनाने के लिए काम नहीं करते हैं? क्या कांग्रेस इस बात को जनता के बीच अपनी छाप छोड़ पाएगी कि हाँ आपके हक के लिए महंगाई के विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं? जनता को पता है ये बात, हम लड़ भी रहे हैं, सड़कों पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और मीडिया भी इस बात को उठा रहा है। जनता के पेट में रोटी नहीं जा रही, वो जनता को खुद को ही समझ में आ रहा है। इनकी जरूरत ही नहीं है समझाने की। इनकी जो मानसिकता है, राक्षसी असुरी मानसिकता, वो पूरे देश में, दुनिया में ऐसे कैसे कह रहे हैं? अब सोशल मीडिया के फांसी लगा देंगे, क्योंकि वहां खराब हो गए इनकी सारी। भाई 4-5 चैनल करने से क्या होगा प्रोपोगंडा से? अब सोशल मीडिया में पिट गए तो उसको पकड़ रहे हैं, बच्चों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। आज बुरे जी की शब्दावली कैसे बदल गई? अच्छा होगा राठौड़ साहब, काम करते हैं जनता के लिए। नहीं आप क्या वरुण पुरोहित जी, गिरावट कैसे आ गई आज? आप गड़बड़ी लाए हो, आप 2 तारीख को परिणाम इनको समझाओ। 2 तारीख को परिणाम क्यों कराओगे? जब 6 अप्रैल को चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो 2 तारीख तक क्या कारगुजारी करोगे? वो जनता देख लेगी 2 मई को। ये तो कारगुजारी के बारे में एक बात, आप 20 दिन करते जनता को भ्रमित वरुण जी, पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा। 20-20 दिन तक पेटियां पैक रही हैं, पहले भी चला ये सिलसिला कि आप एक जगह पे चुनाव हो गए। तो ये पाखंड प्रोपोगंडा नहीं चला। पहले 20-20 दिन को 4 राज्यों बंद करके नहीं रखेंगे। आप पहले का एनालिसिस निकाल लो। उन्होंने जो प्लानिंग करी, बंगाल के चुनाव के लिए वेट कराओगे 8-8 चरण, और वहाँ केरल तमिलनाडु में 1 चरण में ही करा दोगे। ये चीज सब जनता समझ रही है। पूरा जितना यूज कर सकते हैं अपने, इनकी स्क्रिप्ट बना बना के। इनका जो थिंक टैंक है, मैं नाम नहीं लेता, जो वो मैं भी उसकी पहले इज्जत करता था, लेकिन अब इन्होंने उसकी इज्जत भी धूमिल कर दी। ऑर्गेनाइजेशन था इनके पीछे, उसकी जो थिंक टैंक इन्होंने बना ली है, वो यही बना रहा है। काम करने में ध्यान नहीं है। दूसरी पार्टियों कैसे खत्म करें, आम आदमी के पेट पे कैसे लात मारे, वो काम में लगे। तो जनता भाई चलिए, आपने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं मदन राठौड़ जी से जवाब दिलवा देता हूं आपको, क्योंकि मैंने जो चिंता की बात की, असम है, केरल है, पुडुचेरी है, वहां से ज्यादा आपने बीजेपी पे ध्यान जताया है। तो बीजेपी यही तो चाहती है, मूल मुद्दे से डाइवर्ट हो। ध्यान देता है। ऐसा है, एक बात योगेंद्र जी, एक बात आप सोचिए, कितनी हताशापूर्ण बात की पुरोहित जी ने, इतने हताश नजर आए कि सबसे पहले ये ईवीएम पर और इस प्रकार के मुद्दों पर ये मैंने चर्चा करने लग गए। अरे कमाल हो गया, जहां कांग्रेस जीतती है वहां तो आप ईवीएम सही है, और जहां कांग्रेस हार रही है वहां आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हो। ये हताशा नहीं तो और क्या है? मैंने ठीकरा फोड़ा नहीं, आप वो कहा इस जगह पर आप नाम ही लिया। इतने प्रांतों में आपकी क्या स्थिति है? क्यों आपका कैडर खत्म हो रहा है? अरे आप ले रहे हो ना, आपका कैडर तो छोड़ रहे हो, हमारा कैडर ले रहे हो। नहीं है, आप अपना कैडर को तो परवाह कर लीजिए, वो तो गुलाम बना लिए आपने। हमारे नेताओं को ले जाना, हमारे आदमी ले जा रहे हो। आपका कैडर बिखर रहा है, आपके लोग आपके पास बंगाल में आदमी नहीं देखा, फिर से दोहराना बंगाल में आदमी नहीं देखा, कांग्रेस की नैया डूब रही है, तो हमारे आदमी ले जाना। कांग्रेस की नैया डूब रही है तो लोग उसमें से भाग रहे हैं, भागदौड़ मची हुई है। और मैं दूसरी बात आपसे बताऊं, देश आज विकास चाहता है, बातें नहीं चाहता, देश अब विकास चाहता है, आम जनता विकास चाहती है। जिस प्रकार से विकास के मुद्दे दिए नरेंद्र मोदी ने, जिस प्रकार के, और जैसे ये सड़कें बनाने के काम, बनाने के काम, अंतरिक्ष में अपना और करने का काम, सीमाओं की सुरक्षा करने का काम, आम आदमी की जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठे इसकी योजनाएं देने का काम, ऊपर उठ जाए, टेंडर देने का काम, ये जो योजनाएं दी है जनता अब इसको पसंद कर रही है। बंगाल, ये आपने मैं बताऊँ, आप बंगाल, ये तमिलनाडु बहुत पिछड़े इलाके हैं जहाँ बहुत, अरे आप जाके देखिए, संपूर्ण प्रदेश नहीं कह सकते, बहुत गरीबी तो रखी है आपने, 2 तारीख रखी है। अपने कपड़े तक लोग गिरवी रख देते हैं,
ये स्थितियां वहाँ की बनी हुई है। क्या कर दिया इन जो आज तक वहाँ के शासक थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप क्या किया आप लोगों ने, क्या कर दिया? यानी मैंने सुना है, सही कह रहे हो आप, जवान पे सच्ची बात है कि तमिलनाडु में कपड़े गिरवी रख रहे हैं लोग अपने बर्तन गिरवी रख रहे हैं, और ताकि अपने उधर पोषक के काम कर सके। वो इतनी गरीबी वहाँ पर बना दी है। बंगाल में बड़ी बात ये बनी हुई है सैनिक, बंगाल की स्थिति ये है कि व्यक्ति अपनी लड़की वहाँ देना पसंद कर रहा है, घर के बाहर में तालाब हो और जहाँ पर वो मछली पैदा करके अपना जीवन भरण पोषण कर सके। इतनी गरीबी वहाँ पर है। वहाँ पर कपड़े बदलने के लिए भी स्पष्ट होगा कि लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी चल रही है, केवल एक जगह सरकार है केरल में, क्या वामपंथ उसको बचा पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में क्या कमल खिल पाएगा? यह निगाहें टिकी हुई है। पुडुचेरी में जो कुछ हुआ है, क्या वास्तव में वहां पे बीजेपी अपना कब्जा कर पाएगी? असम में एनआरसी और सीए का जिस तरह से चला, क्या वास्तव में वहां पे बीजेपी अपनी फिर से सरकार बना पाएगी? कई मुद्दे ऐसे रहेंगे। तमिलनाडु में क्या होगा? हर राज्य महत्वपूर्ण होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है उसी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। परिवर्तन यात्रा निकाली है, परिवर्तन की बात की जा रही है, लेकिन ये शब्दावली क्या सफल हो पाएगी, ये तो 2 मई तक इंतजार करना पड़ेगा हमें। और फिलहाल तो यही कहेंगे कि जहां पे चुनाव डिक्लेयर हैं वहां के मतदाता मतदान जरूर करें। और सभी से गुजारिश है, जन टीवी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।